बायोफिट ये बायोफिट प्रोडक्ट ये सुपर ब्रांड बनने जा रहा है। नेटसप ने जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बहुत अच्छा टर्नओवर अचीव किया, 412 करोड़ का हमने जो टर्नओवर किया, उस टर्नओवर में बायोफिट का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। 65% कंट्रीब्यूशन ये बायोफिट का रहा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। मतलब लॉकडाउन होने के बावजूद भी नेटसप ने 42 लैक्स बायोफिट के यूनिट हमने सेल किए हैं। मतलब ये जो प्रोडक्ट का ओन R&D, ओन मैन्युफैक्चरिंग और बहुत ही अच्छी इफिशिएंसी के साथ हम प्रोडक्ट ऑपरेशंस एंड लॉजिस्टिक जो मैनेज कर रहे हैं, उसी के बदौलत ये एक माइलस्टोन नेटसप ने अचीव किया है। बायोफिट के माध्यम से देखा जाए तो 10 लाख से भी ज्यादा फार्मर्स अक्रॉस इंडिया ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। मतलब वो उनकी खेती जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रॉफिटेबल फार्मिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। तो बायोफिट में देखा जाए तो बायोफिट में अलग अलग दो कैटेगरी में प्रोडक्ट हमारे पास है। एक है क्रॉप केयर फसल के लिए और दूसरा है एनिमल केयर। इसमें बायोफिट स्टिमरिच है, बायोफिट शेत है, बायोफिट एनपीके है, बायोफिट इंटैक्ट रैपअप, बायोफिट एनकाउंटर, बायो 99 और एनिमल केयर में हमारे पास CFC प्लस और पेट लोशन ऐसे प्रोडक्ट है। और इसके साथ साथ हमने एक नई श्रृंखला प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड की है, वो है बायोफिट एक्वा। अभी बायोफिट एक्वा क्या है, जैसे हमने किसानों को प्रॉफिटेबल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से हम प्रॉफिट की तरफ हम लेके जा रहे हैं, उनका मुनाफा हम बढ़ा रहे हैं, जो जमीन है जमीन अच्छी रख रहे हैं। वैसे ही फिश फार्मिंग, मत्स्य खेती, ये भी बहुत बड़ी डिवीजन है। मतलब आने वाले समय में सबसे ज्यादा डिमांडिंग अगर कोई ये रहने वाला है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो वो एक्वा का प्रोडक्ट रहने वाला है। मतलब फिश और फिश रिलेटेड जितनी भी, मतलब फिश है, श्रिम्स है, स्प्राउंस है, वो सारी चीजें जो है वो मोस्ट डिमांडिंग रहने वाले हैं। क्योंकि देखा जाए तो डिमांड और सप्लाई ये गैप मैनेज करने के लिए, मीट करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए फिशरी और फिशरी रिलेटेड जितने भी जो व्यवसाय है, व्यवसाय वो आने वाले समय में बढ़ने वाले। तो नेटसप ने बायोफिट के माध्यम से ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर के लिए 3 अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च किए। उसमें बायोफिट एक्वा कल्चर है, एक्वा क्लियर है और एक्वा फीड है, ये 3 प्रोडक्ट है। लेकिन ये जो 3 प्रोडक्ट है वो फिशरी के लिए हमने बनाया है। फिशरी में जो कुछ आप कर रहे हो उसके लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाए। अभी ये प्रोडक्ट की तरफ जाने से पहले हम फिशरी, ये व्यवसाय कैसा है, फिश फार्मिंग कैसी होती है, उसकी तरफ एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले फिश प्रोडक्शन है वो 2 तरीके से होता है। पहला रहता है मरीन वाटर फिशरी, मतलब कमर्शियल फिशिंग जो रहता है, डीप ओशन में जाके जो फिशिंग करते हैं उसको कमर्शियल फिशिंग बोलते हैं। और उसी में एक ट्रेडिशनल फिशिंग आता है, वो है कोस्टल एरिया में। मतलब जितना भी अपने समंदर किनारा है, ब्रैकिश वाटर बोलते हैं उसको, या खाड़ी का जो पानी है, तो वहां पे जो हमारे फिशरमैन जो है वो जो फिशिंग करते हैं उसको ट्रेडिशनल फिशिंग बोलते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो है इनलैंड फिशिंग। मतलब वहां पे हम फ्रेश वाटर रिजर्वर जो है, रिसोर्सेज जो है, जैसे कि नदी है, तालाब है, या डैम वाटर है, या डैम का बैक वाटर है, या कुछ कुछ जगह पे अच्छी बारिश होने के बाद एक नेचुरल वाटर रिसोर्स तैयार होता है, उस जगह पे जो फिशिंग होती है उसको इनलैंड फिशरी बोलती है। और उसमें दूसरा एक कैटेगरी आता है, वो है एक्वा कल्चर पॉन्ड। एक्वाकल्चर पॉन्ड मतलब आज की तारीख में देखा जाए तो कुछ फार्मर आर्टिफिशियल पॉन्ड तैयार करते हैं, उसमें बॉटम में एक पॉलिथीन वाला सीट डाल के, ताकि पर्कोलेशन पानी का ना हो, ज्यादा से ज्यादा दिन तक पानी वहीं पे जमा रहे, इसलिए पॉलिथीन सीट डाल के एक डैम, लेक जैसा आर्टिफिशियल लेक तैयार करते हैं, पॉन्ड तैयार करते हैं, उसमें वो इनलैंड फिशरी करते हैं। तो ये फिशरी, मतलब फिश प्रोडक्शन के अलग अलग तरीके हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम इनलैंड फिशरी की अगर बात करते हैं, तो इनलैंड फिशरी मतलब फ्रेश वाटर फिशरी कैसी होती है, कहाँ कहाँ पे होती है, तो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। मतलब आर्टिफिशियल पॉन्ड आपको, एक्वाकल्चर पॉन्ड आपको दिखाई दे रही है। डैम का जो पानी रहता है या नदी का जो पानी रहता है, वहां पे भी फिशिंग होती है। और ये कमर्शियल तौर पे ये अच्छी फिशिंग होती है और यहाँ से अच्छा प्रोडक्शन भी निकलता है। अभी जहां जहां इनलैंड फिशरी हो रही है, वहां पे कौन कौन से वैरायटी ज्यादा पॉपुलर है, मतलब मार्केट में देखा जाए तो कौन सी मछली डिमांडिंग है, इनलैंड फिशरी में कौन सी मछली अच्छे से डेवलप हो सकती है और उसको बेच के हमें अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो इंडलैंड फिशरी में कटला करके एक फिश है, उसके बाद रोहू है, मृगल है,
सिल्वर कार्प है, ग्रास कार्प है और कॉमन कार्प। ये अलग-अलग प्रजाति जो है फिश के, अलग-अलग ब्रीड जो है, उसका उत्पाद हमारे फिश फार्मिंग करने वाले किसान वहाँ पे लेते हैं, वो इनलैंड फिशिंग के माध्यम से लेते हैं। और इनलैंड फिशिंग जैसे नेचुरल रिसोर्सेज और एक्वाकल्चर पॉन्ड में होता है, उससे भी आगे जाके एक नया टेक्नोलॉजी यहाँ पे मतलब ये है, ये मार्केट में ये न तंत्र न टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही नई है। इसको बोलते हैं रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म RAS। इसमें आपको कहीं पे भी पॉन्ड नहीं दिखाई देंगे, लेकिन पॉन्ड की जगह उन्होंने पॉलीथीन प्लास्टिक के बड़े बड़े टैंक्स बनाया है। उस टैंक का पूरा जो पानी रहता है वो फिल्टर होके वहां पे पानी जाता है, और वापस से उस टैंक में जाने के बाद वापस से वो रिसाइकल होता है, वापस से वो फिल्टर करते हैं। क्योंकि कैसा कि हम फिश को जो खाद खिला रहे हैं, फिश का एक्सक्रीटा वहीं पे गिरता है, या कुछ कुछ कभी कई बार जो मॉर्टेलिटी रेट की वजह से कुछ मछली मर जाती है, उससे वो पानी गंदा होता है। तो यहाँ पे रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में वो पूरा पानी कंटिन्यूअस फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आता रहता है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखी जाए तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी प्रोड्यूस निकाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ये ऐसा टेक्नोलॉजी है, इसको हम RAS बोलते हैं। ये भी इनलैंड फिशरी में आता है। और इसके बाद और एक नया एक टेक्नोलॉजी है, उसको बायोफ्लोक बोलते हैं। बायोफ्लोक मतलब अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर फिश टैंक में डालते हैं। उसकी वजह से एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार होता है। उस इन्वायरमेंट की वजह से फिश प्रोडक्शन ये ज़्यादा होता है। मतलब ये इनलैंड फिशरी में नेचुरल रिसोर्सेस, एक्वाकल्चर पॉन्ड, और उसके बाद थोड़ा एडवांस अगर देखेंगे तो रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम और बायोफ्लोक सिस्टम, ये अलग-अलग तरीके से अभी भारत में यहाँ पे फिश फार्मिंग हो रहा है, और बहुत अच्छे पैमाने पे इसका प्रॉफिटेबिलिटी भी है। अभी यहाँ पे जो RAS सिस्टम है, उसके लिए कौन-कौन से ब्रीड या कौन-कौन से स्पेसीज सूटेबल है, तो उसमें बारामुंडी करके स्पेसीज आता है, उसके बाद सिल्वर इंडियन पोम्पैनो करके स्पेसीज आता है, पर्ल स्पॉट करीमीन करके स्पेसीज आता है, कोबिया, टिलापिया, पैंगासिस और रेनबो ट्रॉट, ऐसे अलग-अलग प्रजाति जो है, ये प्रजाति आती है। मतलब यहाँ पे फिश फार्मिंग करते समय हमें ये भी ध्यान देना ज़रूरी है, मतलब हम जो जिस ब्रीड की, जिस स्पेसीज की मछली सीड्स जहाँ पे छोड़ रहे हैं, वो एक-दूसरे को वो हमला नहीं करनी चाहिए, बराबर? मतलब एक ही तालाब में अलग-अलग प्रजाति की मछली भी हम बड़े कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो दोनों का अगर फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, मतलब इसमें जितने भी वैरायटी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मछली एक दूसरे को हमला नहीं करती। मतलब तिलापिया जो है, तिलापिया कोबिया को कुछ नहीं करेगी, या पेंगासिस को कुछ नहीं करेगी। एक फ्रेंडली रिलेशन की जैसे वो ये वहां पे रहते हैं। तो ये अलग अलग ब्रीड इंडलैंड फिशरी के लिए ये रिकमेंड है। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे, ये जो फिश लाइफ साइकिल जो है, मतलब हमें प्रोडक्शन कहाँ पे मिलता है, और फिश का एक्चुअली लाइफ साइकिल कैसे रहता है। मतलब आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे शुरुआत होती है एग से, बराबर? मतलब हम फिश की जो मछली के जो अंडे हैं, वो अंडे हैचरीज से खरीदते हैं, उसके बाद वो अपने फिश टैंक में या पॉन्ड में हम छोड़ देते हैं, बराबर? अब ये अंडे छोड़ने की या फिश पॉन्ड में अंडे डालने की जो कृति है, बराबर, उसको हम स्टॉकिंग बोलते हैं, बराबर? मतलब आपका तालाब अगर आधे एकड़ का है, 1 एकड़ का है, उसमें पानी कितना है, मतलब 2 मीटर हाइट का है या 2.5 मीटर का हाइट का है या 3 मीटर हाइट का है, उसके हिसाब से आपको एग्स डालने पड़ते हैं, बराबर? इसमें अगर ज्यादा अगर एग डालते हो तो स्टॉकिंग डेंसिटी ज्यादा होती है। स्टॉकिंग डेंसिटी अगर ज्यादा हुई तो वहां पे फीड के लिए, ऑक्सीजन के लिए एक दूसरे में कंपटीशन पैदा होता है। आपको अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्शन नहीं मिलता। तो आपको यहाँ पे एग स्टेज जो है, इस स्टेज में मतलब आप मछली के जो अंडे है वो कितने स्टॉकिंग कर रहे हो, ये मतलब विथ साइंटिफिक कैलकुलेशन से निकालना बहुत जरूरी है। मतलब एक से जब हैचिंग होता है तो लार्वा बाहर निकलता है, मतलब एक छोटा इल्ली जैसा फिश बाहर निकलता है। उसके बाद फ्राई या फिंगरलिंग्स बनते हैं। फ्राई फिंगरलिंग्स मतलब बहुत छोटी मछली रहती है, मतलब आप उसको देखते ही पहचान सकते हो कि ये मछली है।
तो उसको फ्राई या फिंगरलेस बोलते हैं। उसके बाद थोड़ी बड़ी मछली बनती है, जुवेनाइल बोलते हैं। उसके बाद स्मॉल्ट होता है और उसके बाद एडल्ट होता है। मतलब यहाँ पे एडल्ट स्टेज में हम वो फिश हार्वेस्टिंग के लिए बाहर निकलते हैं और मार्केट में बेच देते हैं। और यहाँ पे एडल्ट फिश जो है, वो एडल्ट फिश उसमें मेल फीमेल अलग अलग रहते हैं। वो वापस से फीमेल फिश है जो अंडी उसके जो एग है वो पानी में ही छोड़ देते हैं। और एडल्ट में जो मेल फिश है, वो उसका जो सीमेन है वो भी पानी में ही छोड़ देता है। और वो वहां पे स्पैवनिंग होता है। स्पैवनिंग मतलब उसका नेक्स्ट जनरेशन, मतलब वापस से यहाँ पे मेल और फीमेल का यहाँ पे अंडी अंडी पुंज और सीमेन का मिलन होता है। उसके बाद वापस से उसका हैचिंग प्रोसेस ये स्टार्ट होता है। मतलब ये पूरा ऐसे ये लाइफ साइकिल है। यहाँ पे दो स्टेजेस बहुत महत्वपूर्ण है। एक है एग स्टेज। मतलब एग स्टेज में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब वहां पे हम क्या कर रहे हैं, अपने एक्वाकल्चर पॉन्ड में मछली के अंडे डाल रहे हैं, बराबर। और एडल्ट स्टेज, यहाँ पे हम मछली कैच कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे स्टॉकिंग रेशियो यहाँ पे रहता है और यहाँ पे रहता है हार्वेस्टिंग रेशियो। मतलब आपके पास एरिया कितना है, आपके पास पानी का डेप्थ कितना है, उसके हिसाब से आपको स्टॉकिंग करना पड़ता है। और वो अगर सही है तो ही आपको हार्वेस्ट ये अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे फिश का जो उत्पाद है, मतलब इनलैंड फिशरी में जो उसका उत्पाद निकलता है, वो उत्पाद में कौन कौन से फैक्टर आते हैं। तो फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे स्टॉकिंग टू हार्वेस्ट रेशियो ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। मतलब आपके पास 1 एकड़ एक्वाकल्चर का पॉन्ड है, तो वहां पे आप कौन से प्रजाति या कौन सा ब्रीड या कौन से स्पेसीज के मछली आप छोड़ रहे हो, और उसके कितने अंडी छोड़ रहे हो, मतलब स्टॉकिंग कितना कर रहे हो, बराबर। वो स्टॉकिंग अगर सही है तो हार्वेस्टिंग अच्छा होता है। दूसरा फैक्टर आता है फिश फीड क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी कितना है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे फिश पॉन्ड की मछली बड़ी होनी चाहिए, इसके वजह से हम ज्यादा फीड डालते हैं। ज्यादा फीड डालने से मछली बड़ी नहीं होती। लेकिन वो क्वालिटी और क्वांटिटी सही मात्रा में, सही मायने में अगर आप फिश फीड अगर इस्तेमाल करते हो, तो ही आपको उत्पाद ये ज्यादा निकल सकता है। तो तीसरा फैक्टर है पॉन्ड वाटर क्वालिटी। मतलब जहाँ पे आप फिश इनलैंड फिशरी कर रहे हो, फिशिंग कर रहे हो, वहाँ पे जो पानी है पॉन्ड का, वो पानी की क्वालिटी क्या है। मतलब उसके ऊपर भी ये फिश यील्ड है, उसका उत्पाद जो है, मतलब फिश रहे, श्रिम्प रहे और ये कोळंबी भी रहे, वो उसका वो प्रोडक्शन डिपेंड रहता है। चौथा जो फैक्टर है, वो मछली को अलग अलग डिसीजेस होते हैं, मतलब रोग होते हैं। और कुछ अलग अलग प्रेडेटर भी रहते हैं, वो मछली खाने का काम करते हैं या उसके ऊपर उपजीविका करने का काम करते हैं। और पांचवा फैक्टर है पॉन्ड इकोसिस्टम। मतलब मछली जहाँ पे है वहां पे इन्वायरमेंट कैसा है। ये अलग अलग 5 फैक्टर, ये आपके खेत में जो आप इनलैंड फिशरी कर रहे हो, उसका उत्पाद कितना निकलेगा, ये 5 फैक्टर ये बहुत इम्पैक्ट करते हैं। तो ये फैक्टर अगर अगर हम सही मायने में मैनेज कर रहे हैं, तो अपना फिश यील्ड जो है, वो यील्ड हमें ज्यादा मिल सकता है। तो यहाँ पे फिश यील्ड ज्यादा निकालने के लिए फिश फीड कैसा होना चाहिए, कौन कौन से फिश फीड होना चाहिए, ये थोड़ा इसके ऊपर हम एक नजर डालते हैं। तो एक दो टाइप के फीड रहते हैं, एक रहता है नेचुरल फिश फीड और दूसरा रहता है सप्लीमेंट्री फिश फीड या आर्टिफिशियल फीड। अभी नेचुरल फिश फीड मतलब क्या, मतलब आपको एक छोटा सा सवाल ये रहेगा कि नदी में किसी ने जाके फीड नहीं डाला है, या किसी ने जाके ऐसे कमर्शियल नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको नदी में मछली कैसे मिलती है, और वो अच्छी मछली रहती है, उसका टेस्ट भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे नेचुरल फिश फीड है, वहां पे वो डेवलप अच्छा होता है। मतलब प्लैंक्याथॉन जो करके एक ये आता है, मतलब वो अलग अलग वनस्पति रहती है। तो वो मछली का सबसे अच्छा और बेस्ट खाना रहता है। मतलब प्लैंक्याथॉन में फाइटोप्लैंक्याथॉन ये अलग रहता है और जू प्लैंक्याथॉन ये अलग रहता है। फाइटोप्लैंक्टन मतलब पानी के अंदर जो अलग अलग वनस्पति आ रही है, ग्रीन अलगी या ब्लू ब्लू ग्रीन अलगी, या अलगी उसको शेवाळ बोलते हैं, बराबर। तो ये मछली का सबसे पहला खाना रहता है। दूसरा रहता है जू प्लैंक्टन, मतलब ऑल काइंड ऑफ एक्वेटिक एनिमल, मतलब छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक से लेके आप ओपन आई से मतलब खुली आंख से देख सकते हो, इतने छोटे जो पानी के अंदर जो छोटे छोटे एनिमल रहते हैं, वो जू पैंक्लाथन में आते हैं। और ये दोनों के ऊपर मछली उदर निर्वाह करती है, उसके ऊपर फीडिंग करती है। तीसरा पार्ट रहता है रोटेड पार्ट ऑफ एनिमल और प्लांट्स। मतलब बहुत बार ऐसा होता है
पानी में समझो पत्ता गिर गया या छोटी लकड़ी गिर गई, तो धीरे-धीरे वो क्या सड़ने लगती है और सड़ने के बाद वो जो है वो मछली खा सकती है। तो ये एनिमल का रहे या प्लांट का रहे मतलब वनस्पति का रहे या प्राणी का रहे, सड़ा हुआ पार्ट भी रहे तो वो मछली का नेचुरल फीड रहता है। बेसल ऑर्गेनिक एलिमेंट मतलब जहाँ पे तालाब है, एक्वाकल्चर पॉन्ड है या फ्रेश वाटर रिजर्वर है, उसका नीचे वाला जो हिस्सा रहता है मतलब उसको हम बोलते हैं कि बॉटम जो रहता है, वहाँ पे अलग-अलग ऑर्गेनिक एलिमेंट रहते हैं। मतलब अलग-अलग वनस्पति वहाँ पे बढ़ती है, वो भी ऑर्गेनिक मैटर करके आता है या कुछ भारी भरकम चीज़ अगर आप पानी में डालते हो तो वो नीचे जाके डूब जाती है। वो स धीरे-धीरे सड़ने लगती है, वो भी ऑर्गेनिक एलिमेंट में आता है। उसके ऊपर भी फिश ये फीडिंग करते हैं। अलग-अलग ग्रास रहते हैं जैसे कि नेपियर ग्रास, पैराग्रास, ये ग्रास को भी खाने का काम करते हैं। मतलब जहाँ पे आप सप्लीमेंट्री फीड नहीं दे रहे हो, जहाँ पे आप कमर्शियल फिशिंग नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे मछली ज़िंदा क्यों है? तो नेचुरल फिश फीड जो है, वो वहाँ पे अवेलेबल है, उसकी वजह से वो वहाँ पे ज़िंदा है। और जहाँ पे हमें कमर्शियल तौर पे फिशिंग करना है, तो खाली नेचुरल फिश फीड के ऊपर डिपेंड रह के नहीं चलेगा। हमें थोड़ा सप्लीमेंट्री फीड या आर्टिफिशियल फूड भी वहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी सप्लीमेंट्री और आर्टिफिशियल फूड क्या रहता है, हम अलग से ऊपर से उनको दे रहे हैं, बराबर? मतलब उसमें पहला क्या रहता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मतलब बहुत सारे किसान मतलब यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो फिश फार्मिंग कर रहे हैं। मतलब ऑर्गेनिक मतलब काऊ डंक है या वर्मी कंपोस्ट है या गोबर है, गाय का गोबर, ऐसी चीजें फिश टैंक में या जहाँ पे फिशिंग हो रहा है वहां पे लोग डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑर्गेनिक मैटर की वजह से ये प्लैंक्टन जो है मतलब पानी के अंदर बढ़ने वाली जो वनस्पति है और उसके साथ-साथ जो कीटक है, जीवाणु है, उनके लिए खाना मिलता है, बराबर? और उसकी वजह से एक अच्छा एटमॉस्फियर क्रिएट होता है। दूसरी बात उसके साथ-साथ कुछ किसान इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र भी ऐड करते हैं। जैसे कि यूरिया रहे, डीएपी रहे, 19-19 और 19-19 रहे, बराबर? ऐसे अलग-अलग जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो भी वहाँ पे डाल रहे हैं, बराबर? ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालने के पीछे मकसद क्या है कि पानी के अंदर जो प्लैंक्टन है वनस्पति जो है और जो अलग अलग एनिमल छोटे एक्वेटिक एनिमल है उनका डेवलपमेंट अच्छा हो और उनका डेवलपमेंट होगा तो वो मछली का खाना बन जाएगा इसलिए वो डालते हैं। दूसरी बात कुछ सप्लीमेंट्री फीड मटेरियल भी ऐड करते हैं। वो सप्लीमेंट्री प्रोटीन बेस्ड रहता है, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड रहता है, फैट्स मिनरल्स विटामिन रहता है। मतलब अगर हम बात करें तो मिनरल्स में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयोडीन, आयरन ऐसे अलग-अलग मिनरल्स और अलग-अलग विटामिन्स, विटामिन्स में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के ऐसे जैसे मनुष्य की अच्छी ग्रोथ होने के लिए अलग-अलग मिनरल्स और विटामिन्स लगते हैं वैसे जो मछली है, मछली का भी ग्रोथ अच्छा होने के लिए अलग-अलग विटामिन्स और मिनरल्स लगते हैं। तो जहाँ-जहाँ पे कमर्शियल फिशिंग हो रही है, वहाँ पे सप्लीमेंट्री फूड ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। उसमें एनिमल वेस्ट फीड भी रहता है, मतलब कुछ-कुछ जगह पे फिश पाउडर रहता है, मतलब जो फिशिंग करने के बाद वेस्ट मटेरियल जो है या मरी हुई मछली का जो पार्ट रहता है, उसके माध्यम से फिश पाउडर बनाते हैं। सिल्कवर्म पुपा मतलब यहाँ पे जहाँ पे सेरीकल्चर होता है मतलब रेशीम उद्योग का जो व्यवसाय रहता है, वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, उससे भी एनिमल वेस्ट फिश फीड बनता है। स्लॉटर हाउस जो रहता है, मतलब चिकन सेंटर है या बड़े-बड़े स्लॉटर हाउस है, उससे जो मीट एंड ब्लड वेस्ट जो निकलता है, उससे भी एनिमल वेस्ट फिश फीड ये बनता है। वो सारी चीज़ें कमर्शियल फिशिंग जहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। कुछ-कुछ जगह पे प्लांट बेस्ड फिश फीड भी इस्तेमाल करते किया जाता है, जैसे कि ऑयल निकलने के बाद जो केक रहता है, वेस्ट मटेरियल रहता है, मस्टर्ड ऑयल निकलने के बाद मस्टर्ड ऑयल केक रहता है, कोकोनट केक रहता है, सोयाबीन मिल्क केक रहता है, राइस ब्रान, व्हीट फ्लोर का या व्हीट ब्रान मतलब जो अपने जितने भी सीरियल और पल्सेस है मतलब जितने भी अन्न धान्य जो है उसका जो वेस्ट मटेरियल है या वो उसका चूर्ण बनने के बाद जो रहता है वो उसके माध्यम से भी ये प्लांट बेस्ड फीड बनाते हैं। मतलब जहां जहां पे कमर्शियल फिशिंग हो रहा है वहां पे नेचुरल फिश फीड तो जिंदा रखना ही पड़ता है लेकिन उसके साथ साथ सप्लीमेंट्री या आर्टिफिशियल फिश फीड भी इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि कैसा है उत्पाद हमें ज्यादा कब मिलेगा, ज़्यादा मछली को खाना मिलेगा तो ही उत्पाद हमें ज़्यादा मिलने वाला है। मतलब इनपुट डालने के बाद ही हमें आउटपुट अच्छा मिलेगा। अभी ये
फिश फीड का रेशियो कैसे रहता है, मतलब हमें कितना फीड डालना चाहिए, उसका भी एक साइंटिफिक कैलकुलेशन रहता है। मतलब इसका अगर आप एवरेज निकालते हो, फिश फीड का रेट रहता है 3 to 5% ऑफ बॉडी वेट, बराबर। तो इसी कैलकुलेशन में डालना पड़ता है। अभी एक इसका एक स्टैंडर्ड मैंने ये एक चार्ट निकाला है, मतलब यहाँ पे फिश बॉडी वेट ग्राम में 1 से 5 ग्राम की अगर छोटी मछली है, मतलब आपके तालाब में ऐसे बहुत सारी मछलियां रहेंगी, लेकिन एवरेज साइज अगर 1 से 5 ग्राम है, तो उस मछली का फीड परसेंटेज ये कितना रहता है, 4% रहता है। मतलब बॉडी वेट जितना है उसका 4% ही फीड डालना है, उससे ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। और जो फिश फीड आप इस्तेमाल कर रहे हो वो फ्लोटिंग चाहिए, बराबर। मतलब फेंकने के बाद तुरंत अगर नीचे जा रहा है तो वो वेस्टेज हो जाएगा। फ्लोटिंग वाला चाहिए, और उसका साइज अगर देखा जाए तो मिलीमीटर, मतलब 0.5 से लेके 0.8 मिलीमीटर उसका साइज होना चाहिए। और उसका कंटेंट जो है 38% प्रोटीन बेस होना चाहिए। वैसे अगर आपका फिश बॉडी वेट 6 से लेके 20 ग्राम है, तो उसका फीड परसेंट 6 आता है, फ्लोटिंग फीड साइज 1 mm आता है, प्रोटीन बेस 32% चाहिए। समझो आपके पॉन्ड में अगर मछली 300 ग्राम की है, कितने ग्राम की, 300 ग्राम की है, तो यहाँ पे फीड परसेंट आता है 3 से 3.5%। मतलब आपको यहाँ पे 300 ग्राम की मछली के लिए कैलकुलेशन कैसे करना है, 300 साढ़े 3% में ही उसको फीड खिलाना है, बराबर। उसका फ्लोटिंग साइज चाहिए 3 to 4 mm, फ्लोटिंग साइज वाला ही फिश फीड इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे प्रोटीन परसेंट 28 चाहिए। वैसे यहाँ पे मतलब देखा जाए तो मैक्सिमम मतलब 600 ग्राम से भी ऊपर की अगर मछली वेट वाली है, तो आपका यहाँ पे फीड परसेंटेज आता है 1%। और यहाँ पे फ्लोटिंग फीड साइज आएगा 4 मिलीमीटर। मतलब आपका फीड कन्वर्जन रेशियो जो है, वो फीड कन्वर्जन रेशियो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। फीड कन्वर्जन रेशियो कैसे निकालते हैं, फीड गिवन, मतलब आप कितना खाद डाल रहे हो और कितनी किलो की मछली बाहर निकाल रहे हो, बराबर, या कितने किलो का आप प्रोडक्शन वहां से निकाल रहे हो। तो आपने अगर 2 किलो खाद डाला है और आपकी मछली अगर 1 किलो की आ रही है, तो 2 डिवाइडेड बाय 1, ये आपका FCR, ये रेशियो आता है, फीड कन्वर्जन रेशियो आता है। उसके बाद फीड रेशन पर पॉन्ड, मतलब आपका और एक सवाल ये रहेगा कि मेरे पास 1 एकड़ वाला पॉन्ड है, लेकिन वहां पे मैं कितना फीड इस्तेमाल करूं। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहता है। ये फॉर्मूला इस चार्ट के साथ आपको कंबाइन करना है। मतलब फीड रेशन पर पॉन्ड, आपका 1 एकड़ का पॉन्ड है, तो 1 एकड़ में हर रोज आपको कितने किलो का फीड वहां पे डालना है, ये आप यहीं से निकाल सकते हो। एवरेज फिश साइज कितना है, मतलब आपके पॉन्ड में एवरेज फिश साइज अगर समझो 51 ग्राम to 100 ग्राम है, इनटू फीड रेट, इसका फीड रेट कितना आ रहा है, 4%। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, समझो 100 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ फिश इन द पॉन्ड, मतलब उस पॉन्ड में कितनी मछलियां है, 1,000 है, 2,000 है, 2,500 है। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके आप उस पॉन्ड में कितना फीड डालना चाहिए, ये आप निकाल सकते हो। उसके बाद और एक टर्मिनोलॉजी है स्टॉकिंग डेंसिटी, मतलब आप पर यूनिट में कितने स्टॉकिंग, मतलब कितनी मछलियों के फिंगरलिंग्स फ्राइज आप डाल रहे हो, उसको हम स्टॉकिंग डेंसिटी बोल सकते हैं। मतलब समझो कि आपका 1 हेक्टर मतलब 2.5 एकड़, 1 हेक्टर वाला अगर आपके पास एक्वेटिक पॉन्ड है, एक्वाकल्चर का पॉन्ड है, तो वहां पे पानी का डेप्थ अगर 2.5 मीटर है, तो वहां पे 6,000 से लेके 12,000 फिंगरलिंग्स पर हेक्टर आप डाल सकते हो, बराबर। उससे ज्यादा अगर डालोगे तो वहां पे आपका नुकसान ज्यादा होगा, उससे कम डालोगे तो भी आपका नुकसान होगा। तो इस रेंज में ही फिंगरलिंग्स मतलब स्टॉकिंग आपको यहाँ पे देना है। मतलब यहाँ पे हम मछली को खाद कितना देना है, उसके बॉडी वेट कौन सा है, उसका फीड रेट कौन सा है, उसके कैलकुलेशन के हिसाब से उसको खाना देना है। ज्यादा देंगे तो अपना खर्चा बढ़ेगा, नुकसान ज्यादा होगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए सही मात्रा में और क्वालिटी वाला, गुणवत्ता वाला फीड ही उसको खिलाना है। नेक्स्ट जो है, तो यहाँ पे जो हेल्दी फिश एंड सिक फिश, इसका डिफरेंस बाइफरकेशन मैंने यहाँ पे दिया है। मतलब जो बीमार मछली है, तो बीमार मछली अगर रिकवर नहीं हुई, तो
बाकी भी मछलियों को वो बीमारी फैला सकती है और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए सिक फिश कौन-सा है, हेल्दी फिश कौन-सा है, ये आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। मतलब इसका पैरामीटर्स कौन-कौन से हैं? एक्टिविटी, मतलब उस फिश की एक्टिविटी कैसे है? अगर वो बीमार मछली है तो स्विमिंग धीरे-धीरे वो तैरने का काम करेगा। स्लगिश रिस्पॉन्स मतलब एकदम आलसी वाला उसका रिस्पॉन्स रहेगा। अगर हेल्दी फिश है तो उसका स्विमिंग एक्टिव रहेगा, शार्प और रिस्पॉन्स उसका ज़्यादा रहेगा। उसका बॉडी कलर देखोगे तो सीक फिश का डल डार्क कलर का डिस्कलर्ड बॉडी बॉडी कलर आपको दिखाई देगा। अगर हेल्दी फिश है तो ब्राइट और ग्लोसी मतलब एक चमकदार स्किन उसकी आपको दिखने को मिलेगी। बॉडी सरफेस जो है वो व्हाइट लेयर्ड पैचेस मतलब उसके शरीर के ऊपर सफेद रंग के धब्बे आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर हेल्दी फिश है तो हेल्दी फिश आपको इंटैक्ट और एक जैसा उसका बॉडी सरफेस आपको देखने को मिलेगा। बॉडी शेप अगर देखोगे तो सीक फिश जो बीमार मछली है बहुत छोटी पतली आपको दिखाई देगी और हेल्दी फिश नॉर्मल साइज आपको स्पिंडल शेप में आपको दिखाई देगी। फीड इनटेक जो है वो सिक फिश का, बीमार फिश का पुअर एपेटाइट रहता है, बहुत कम मात्रा में मतलब उसके आजू-बाजू में भी आपने एक्वा फीड डाल दिया, फिश फीड डाल दिया तो भी वो खाने को मना करेगा या वो खाएगा नहीं, ऐसा पुअर एपेटाइट उसका रहेगा। लेकिन हेल्दी फिश जैसे ही आप टैंक में, पॉन्ड में खाना डालते हो, फीड डालते हो, वो तुरंत वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगी। ऑर्गन्स जो बीमार मछली है उसके फिन्स, गिल्स उसके माउथ पॉट जो है वो आपको डैमेज दिखाई देंगे, उसका कलर मतलब माउथ पार्ट आपको रेड कलर का दिखाई देगा, उसके फिन्स जो टेल बोलते हैं उसको शेपुट है, वो रहे या गिल्स रहे, वो वहाँ पे डैमेज आपको दिखाई देंगे। लेकिन हेल्दी फिश में बहुत अच्छे से सारे जो बॉडी पार्ट है, वो बॉडी पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये मछली जो है, ये मछली या एक्वेटिक जो हम एक्वाकल्चर में जितने भी हम प्रोडक्शन लेने वाले हैं, वो श्रिम्प का रहे या प्राउंस का रहे या फिश का रहे, तो उसको अलग-अलग बीमारी भी होती है, बराबर? अब ये बीमारी की वजह से अपना प्रोडक्शन कम आएगा, अपना मुनाफ़ा कम होगा और खर्चे बढ़ेंगे। तो वो कौन-कौन सी बीमारी रहते हैं? उसको बैक्टीरियल डिसीज़ आता है, बैक्टीरियल डिसीज़ के साथ-साथ फंगल डिसीज़ आता है और कुछ पैरासाइटिक एक्टिविटी भी होते हैं। मतलब फिश के शरीर के ऊपर, मछली के शरीर के ऊपर अलग-अलग जीव-जंतु उनका घर बसाना शुरू कर देते हैं। तो ये बैक्टीरियल, फंगल और पैरासिटिक डिसीज़ की वजह से गिल्स रॉट होना मतलब जो मछली के जो कल्ले रहते हैं वो खराब हो जाना, उसके जो माउथ ऑर्गन है, माउथ ऑर्गन मतलब वहाँ पे उसको रेड कलर का रेड कलर आपको दिखाई देगा। उसके शरीर के ऊपर सफ़ेद रंग के धब्बे, स्पॉट आपको दिखाई देंगे। उसका जो फिन है, जो टेल है, वो आपको खराब दिखाई देगा। तो ये डिसीज़ की वजह से होता है। तो डिसीज़ ट्रीटमेंट करने के लिए अलग-अलग केमिकल्स आज के तारीख में बहुत सारे किसान जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, पोटेशियम परमानेंट है, तो ये इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल करते समय उनको मात्रा एक बोलते हैं लेकिन उससे ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से एक्वाटिक पॉल्यूशन भी होता है। तो यहाँ पे हमें अगर ये फिश डिसीज़ प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है, क्योंकि कैसा है कि हम फिश डिसीज़ कंट्रोल करेंगे, तो हमारा डायरेक्ट मुनाफ़ा यहाँ पे बढ़ने वाला है, बराबर? मतलब खाली एक्वाकल्चर का पॉन्ड तैयार किया उसमें फिश सीड डाल दिए और वो अपने आप बड़े हो गए और हमें प्रोडक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, बराबर? तो उसके लिए उसके ऊपर जो बीमारी आती है, बीमारी ना आए इसके लिए भी हमें कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो मछली की जो अलग-अलग बीमारियाँ ये क्यों आती है, उसका कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसके ऊपर थोड़ा हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे अलग-अलग जो कारण है जैसे कि एनवायरमेंटल पैथोजन मतलब जहाँ पे फिश फार्मिंग हो रहा है, वहाँ पे अलग-अलग पैथोजन रहते हैं। पैथोजन मतलब बीमारी फैलाने वाले जीवाणु, बराबर? उसको पैथोजन बोलते हैं। फिश का जो क्वालिटी है मतलब उसकी उसकी जो खुद की ताकत है, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है। मतलब उसका जो खुद का जो रोग प्रतिकारक क्षमता जो रहती है वो बहुत कम रहती है, उसकी वजह से वो बीमार गिर जाता है और वाटर एनवायरनमेंट जो है वो अनसैटिस्फैक्टरी रहता है, मतलब उसको पसंद ही नहीं आता ऐसा पानी में अगर उसको हम छोड़ेंगे तो वो ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं देने वाला। तो इन 3 अलग-अलग कारणों की वजह से
मछलियों में अलग-अलग रोग बढ़ जाते हैं। तो अभी इसको कंट्रोल कैसे करें? तो कंट्रोल करने के लिए आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा, जो वाटर डिटोरेट होता है मतलब पानी खराब होता है, तालाब का पानी खराब हो रहा है या तालाब का जो कल्चर है, एनवायरनमेंट है, वो खराब हो रहा है, तो वो पहले आपको रोकना पड़ेगा। वो अगर रोकोगे तो आराम से बीमारियाँ फैलना कम हो जाएगी। दूसरा, आपको फिश का नरिशमेंट मतलब उसका पोषण अच्छे से हो इसलिए सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स मतलब फिश फीड आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। प्लांट बेस्ड रहे, एनिमल बेस्ड रहे या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन, मिनरल बेस्ड रहे, ये आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। साथ ही साथ आपके पानी में अलग-अलग पैथोजन बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया, फंगस या पैरासाइट ये ना बढ़े इसके लिए भी आपको प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3 चीज़ें करेंगे तो आपके फिश पॉन्ड में बीमारी नहीं आएगी, बराबर? अभी ये कैसे कर सकते हैं? मतलब सबसे पहले हम यहाँ पे जो एनवायरनमेंट जो फिश पॉन्ड का एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट कैसे सुधार सकते हैं या आपकी जो मछली है उसको तंदुरुस्त और एक अच्छा रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले स्टॉकिंग जो है वो स्टॉकिंग डेंसिटी सुटेबल मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब बहुत ज्यादा भी स्टॉकिंग नहीं करना है, बहुत कम भी स्टॉकिंग नहीं करना है। मतलब फॉर एग्जांपल समझो एक 10 बाय 10 का रूम है, बराबर, कमरा है, उस कमरे में अगर 4 लोग गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बैठ सकते हैं, सो सकते हैं। 4 की जगह 10 लोग गए तो वो आराम से वहाँ पे साँस भी नहीं ले सकते, बरोबर। 10 की जगह 15 गए तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, वो एक-दूसरे को मारना शुरू करेंगे, बराबर। वैसे ही अपना जो पॉन्ड रहता है, वो पॉन्ड का एरिया कितना है, एरिया के हिसाब से ही आपको स्टॉकिंग करना है। बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग किया तो मछली में एक-दूसरे में झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात, वहाँ पे हम फिश फार्मिंग करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, बराबर। मतलब उसमें बास्केट रहे या फिशिंग गियर रहे या नेट रहे, उसमें शार्प एज नहीं होनी चाहिए। होता क्या है, अगर शार्प एज है तो मछलियों का जो बॉडी सरफेस है उसमें खराच आ जाती है, उसमें वो एक छोटा-सा ज़ख्म हो जाता है और मछली को रेड कलर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मतलब समझो आपके पॉन्ड में एक आधा रेड कलर का डॉट भी गिर गया तो ज़्यादा से ज़्यादा मछली उस तरफ आती है। उनको क्या लगता है कि ये एनिमल बेस्ड फीड है, यहाँ पे खून निकल रहा है तो ये हमारा खाना ही है। तो एक आधी मछली का अगर बॉडी पार्ट को अगर छोटी-सी ज़ख्म हो गई है, तो वहाँ पे दूसरी मछली अटैक कर देती है। तो आप जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करने वाले हो, वो शार्प एज उनको नहीं होना चाहिए। आप जो खा फीड एक्वा फीड, फिश फीड जो इस्तेमाल करने वाले हो, वो ड्राई पैलेट फॉर्म में होना चाहिए, बराबर? मतलब ड्राई रहेगा तो उसमें बैक्टीरियल काउंट ये बहुत कम रहता है और उसके साथ-साथ उसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। गुणवत्ता वाला उच्च क्वालिटी वाला होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ-साथ नेक्स्ट जो है वो है वाटर एनवायरनमेंट मतलब पानी जो है फिश पॉन्ड जो है, उस फिश पॉन्ड का अगर एनवायरनमेंट अगर अच्छे से रखेंगे तो ये मछलियों को जो बीमारी होती है, बीमारी नहीं होगी। अभी ये कैसे करें? तो डू नॉट ओवरफीड मतलब आप मछली का जो खाद डाल रहे हो वो ज़्यादा मत डालिए, बराबर? उसका जैसे मैंने आपको चार्ट बताया कौन-सा कौन से बॉडी वेट का है, उसका फीड रेट क्या है, उसके हिसाब से ही आप डालिए। मतलब एवरेज 3 टू 5% बॉडी वेट के हिसाब से ही आपको क्या करना है, आपको फिश फीड डालना है। ज़्यादा डालोगे तो होगा क्या? वो मछली खाएगी नहीं, वो ऊपर पे फ्लोट करेगा मतलब पानी की जो ऊपर की जो सतह है उसके ऊपर वो आएगा और धीरे-धीरे, धीरे नीचे जाएगा। नीचे जाके होगा क्या? उसका सेडिमेंटेशन हो जाएगा। वो धीरे-धीरे वहाँ पे सड़ने लगेगा। बराबर? इसलिए ज़्यादा ओवर फीडिंग नहीं करना है। ऑर्गेनिक मैटर जो रहता है मतलब बहुत सारे किसान काऊ डंक रहे या गोबर का खाद रहे या वर्मी कंपोस्ट रही है, ऐसे ऑर्गेनिक मैटर भी फिश टैंक में छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। वो भी ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो वापस डिपोज़िशन होता है और डिपोज़िशन उसका कहाँ पे होता है मतलब समझो कि आपके पॉन्ड में जो प्लैंक्टन है मतलब वो वनस्पति जो पानी के अंदर बढ़ने वाली जो वनस्पति है, उसके ऊपर वो जाके गिरेगा। उसके ऊपर जाएगा तो उसको सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा, सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। वो वहाँ पे प्लैंक्टन मतलब जो पानी के अंदर वाली वनस्पति वो डेड हो जाएगी, वो वहाँ पे वापस सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, उसके स्लजेस तैयार होते हैं। मतलब जो बोलते हैं ना कीचड़ जैसा एक स्लज तैयार होता है। मछली को क्या लगता है कि ये मेरा खाना ही है, वो खाने के लिए चला जाता है, वो खाता है और वो मर जाता है। और वैसी मछली जब हम बाहर निकालते हैं, हार्वेस्ट करते हैं,
तो वो मछली बाहर निकालने के बाद उसका बदबू आता है, उसको पकाने के बाद भी उसका बदबू नहीं जाता। उसकी वजह से ओवर फीडिंग नहीं करना है, ऑर्गेनिक मैटर डिपोजिशन मतलब जो हम ऊपर से जो चीज़ें डाल रहे हैं खाद या गोबर वगैरह वो ज़्यादा नहीं डालना है और पानी का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हमें मेंटेन रखना है। अभी पानी का क्वालिटी ऑप्टिमम कौन-सा है, बराबर? कौन-कौन से पैरामीटर है, वो पैरामीटर के हिसाब से अगर इस पैरामीटर में फिट हो रहा है तो आपका पॉन्ड एनवायरनमेंट ये बहुत अच्छा है। पानी जो खराब हो जाना या गंदगी फैलाना का जो ये रहता है वो नहीं होगा और फिश प्रोडक्शन अच्छा होगा। फिश बढ़ने के लिए उसका एक अच्छा एटमॉस्फेयर वहाँ पे तैयार होगा। अभी पॉन्ड का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? पानी का टेम्परेचर ये 28 से लेके 32 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। उससे ज़्यादा गया तो मछली का ग्रोथ वहाँ पे रुक जाएगा, थम जाएगा। ट्रांसपेरेंसी जो है, पानी की ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए? मुझे जो क्लियरिटी जो बोलते हैं वो कितनी होनी चाहिए? 30-40 सेंटीमीटर तक आपको क्लियर पानी ऐसे ऊपर से नीचे आप देखोगे तो वो दिखना चाहिए। पानी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? मतलब जैसे हम हवा का ऑक्सीजन खींच रहे फिश रहे या प्राउन्स रहे या श्रिम्प रहे, ये पानी के अंदर का ऑक्सीजन खींचते हैं। मतलब आपका जो पॉन्ड है वहाँ पे 1 लीटर में कम से कम 3 मिलीग्राम से ज़्यादा डिसॉल्व ऑक्सीजन का परसेंटेज होना चाहिए। अगर उससे कम है, तो मछली को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो उसका डेवलपमेंट कम होगा। पानी का पीएच कितना होना चाहिए? तो 7.5 से लेके 8.5 के बीच में पानी का पीएच होना चाहिए। सैलिनिटी मतलब पानी का खारापन कितना होना चाहिए? वो 10 से लेके 10 से लेके 36 तक होना चाहिए। मतलब समंदर का पानी जैसे बहुत ज़्यादा खारा रहता है, वो 30 उसका जो सैलिनिटी रहता है वो 30 पीपीटी रहता है। मतलब पार्ट पर 1000 बराबर वो 30 रहता है। मतलब आप जहाँ पे फिश फार्मिंग कर रहे हो उसका सैलिनिटी जो है वो 10 टू 36 ही होना चाहिए। उससे कम या ज़्यादा है तो फिश डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता। पानी का क्वालिटी खराब हो जाता है। अल्कलिनिटी जो है वो 80 टू 200 पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम ही होना चाहिए। टोटल हार्डनेस मतलब पानी का जो जाड़ापन रहता है वो 1000 से लेके 8000 तक होना चाहिए। पानी में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम हार्डनेस जो रहता है वो 1:3 रेशियो में होना चाहिए और अमोनिया जो है वो अमोनिया लेस देन 0.1 चाहिए। अभी अमोनिया कहाँ से आया, बराबर? बहुत बार होता क्या है कि मछली जो खाना खाती है, खाना खाने के बाद जो एक्सक्रीटा मतलब उसकी जो विष्ठा है, वो विष्ठा पानी में ही छोड़ देती है, बराबर? पानी में उसकी विष्ठा डिपॉजिट होने के बाद पानी का अमोनिया का परसेंटेज बढ़ जाता है और अमोनिया ये 0.1% से ऊपर गया तो ये टॉक्सिक गैस में कन्वर्ट हो जाता है और टॉक्सिक गैस मतलब वो डायरेक्टली मछली मारने का काम कर देता है। मतलब आपने बहुत बार न्यूज़ में देखा है या बहुत सारे वीडियो में देखा है मतलब एक तालाब रहता है, उस तालाब की मछलियाँ अचानक से मर गई, बराबर? वो डायरेक्टली पानी के ऊपर ऐसे तरंगना स्टार्ट हो जाती है, फ्लोट करना शुरू होती है, बराबर? वो क्यों मरती है? क्योंकि पानी में टॉक्सिक गैस बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से मर जाती है, बराबर? तो हमें एक्वाकल्चर का उत्पाद बढ़ाना है, तो पॉन्ड वाटर क्वालिटी जो है, पानी की जो गुणवत्ता है, उसके ऊपर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी जो बात है हाउ टू रिड्यूस पैथोजन इन वाटर बॉडीज मतलब पानी में जो पैथोजन है उसमें बैक्टीरिया फंगस रहे या अलग अलग पैरासाइट रहे उसको कंट्रोल में कैसे रखें बराबर सबसे पहले करना क्या पड़ेगा आप जो फिश पॉन्ड में जहाँ पे आप खेती कर रहे हो फिश खेती कर रहे हो या अलग अलग जो कल्चर ये इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हो वो आपको डिसइंफेक्ट करना जरूरी है बराबर उसके बाद आप जो खाद उसको वहां पे डाल रहे हो वो ड्राई पैलेट में होना चाहिए गीला खाद मतलब पहले से गीला खाद अगर आप वहां पे डालोगे तो वहां पे नुकसान ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस है जो ट्रैश फिश है मतलब मरी हुई मछली है तो मरी हुई मछली आपको अगर तालाब में दिख रही है तो तुरंत उसको बाहर निकालिए उसको उधर ही अगर आप छोड़ देंगे तो एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर सकती है तो यहाँ पे ये डिसइंफेक्शन कैसे किया जाए मतलब निर्जंतुकीकरण बोलते हैं या फ्री फ्रॉम पैथोजन कैसे किया जाए उसके दो टेक्निक्स है तो सबसे पहले आपको आपका फिश पॉन्ड ये पूरा ड्रेन आउट करना है बराबर ड्रेन आउट करने के बाद जैसे हम अपनी खेती में हल चलने के बाद सूरज की रोशनी को जैसे एक्सपोज करते हैं वैसे आपको वो फिश टैंक पूरा ड्राई करना है और वहां पे कम से कम 3 हफ्ते तक ये सूरज की रोशनी के लिए खुला छोड़ देना है उसके बाद आपको करना क्या है कि 500 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड
लाइम जो चूना बोलते हैं, बराबर, ये पर स्क्वायर मीटर एरिया में आपको डाल देना है वहां पे, बराबर। मतलब वहां पे होगा क्या, आपके पॉन्ड का जो नीचे वाला जमीन है, वो नीचे वाला जमीन आप क्या कर रहे हो, स्टरिलाइज कर रहे हो, उसको आप अच्छे से डिसइंफेक्ट कर रहे हो। उसके साथ साथ आप जो कल्चर गियर या टैंक या पाइप, जो कुछ इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करने वाले हो, वो इलेक्ट्रिक स्टीम गन के माध्यम से आप डिसइंफेक्ट कर सकते हो, या फॉर्मल्डिहाइड एक केमिकल वाला सॉल्यूशन रहता है, उसके माध्यम से आप डिसइंफेक्टेड कर सकते हो। ऐसे अगर आप करते हो तो आपका पॉन्ड ये फ्री फ्रॉम पैथोजन रहेगा। बहुत बार होता क्या है, हम पॉन्ड वैसे के वैसे रखते हैं, 3 महीने या 6 महीने में एक बार स्टॉकिंग करते हैं, उसमें सीड डाल देते हैं, उसका हार्वेस्टिंग करते हैं, वापस एक 4-5 दिन के बाद वापस उसी पॉन्ड में हम दूसरे प्रजाति या दूसरे फिश के सीड डाल देते हैं। मतलब कंटिन्यूस अगर हम क्रॉपिंग यहाँ पे करेंगे, तो पानी चेंज करने का या पॉन्ड डिसइंफेक्ट करने का मौका ही आपको नहीं मिलता, लेकिन उसके चक्कर में पैथोजन बढ़ जाता है। मतलब मछली को जो बीमारी होती है, बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया, फंगस और पैरासाइट, इनकी संख्या बढ़ जाती है, और उस चक्कर में आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कन्वेंशनल जो प्रैक्टिस है, मतलब हमने देखा यहाँ पे कि इनलैंड फिशिंग कैसे कैसे होता है, इनलैंड फिशिंग में कौन कौन सी फैक्टर्स ये फिश यील्ड प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, बराबर। जो कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस है, मतलब ट्रेडिशनल वे से जो फिश फार्मिंग हो रही है, तो ये वहाँ पे कौन कौन सी चीजें, केमिकल फर्टिलाइजर या कौन कौन से एंटीबायोटिक इस्तेमाल किए जाते हैं कि ये डिसीज ना हो, या प्रिवेंटिव करके या क्यूरेटिव करके अलग अलग हार्मोन्स और एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब कन्वेंशनल फिशिंग फार्मिंग अगर देखा जाए तो वहाँ पे केमिकल का यूज ज्यादा हो रहा है, एंटीबायोटिक हार्मोन्स का यूज ज्यादा हो रहा है। उसकी वजह से होता क्या है कि जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट है, मतलब पानी का जो खुद का एक वातावरण है, एनवायरमेंट है, वो पूरा डिग्रेड होता जा रहा है। पानी का पोल्यूशन भी हो रहा है उसमें। उसकी वजह से फिश का जो हैबिटेट है, मतलब एक ग्रोथ स्टेज से दूसरे ग्रोथ स्टेज में रूपांतर करना, उसमें दिक्कत पैदा हो जाती है। इसका पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट ये फिश प्रोडक्टिविटी के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर आता है। मतलब यहाँ पे जो हम आज की तारीख में जो फिश खा रहे हैं, बराबर, मतलब आप इनलैंड फिशरी का फिश खा रहे हो या मरीन फिशरी का फिश खा रहे हो, कोई भी फिश खा रहे हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा किसान जो है वो आज के तारीख में बीमारी ना हो इसलिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्मोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उत्पाद निकालने के लालच में या कोशिश में, बराबर, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। मतलब हम जो फिश खा रहे हैं, वो सच में हम फिश खा रहे हैं या हेल्दी फिश खा रहे हैं, ये अपने आप को एक सवाल आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बायोफिट एक्वा के माध्यम से हमने जो जो प्रोडक्ट श्रृंखला बनाई है, इसमें अभी शुरुआत में 3 प्रोडक्ट है, आने वाले समय में प्रोडक्ट बढ़ने वाले हैं। तो ये जो बायोफिट एक्वा में जो 3 प्रोडक्ट है, ये फ्री फ्रॉम हेवी मेटल्स है। इसमें कोई भी हेवी मेटल नहीं है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, कोई भी एंटीबायोटिक और हार्मोन्स इसमें नहीं है। मतलब नेटसप ने बायोफिट एक्वा ये जो प्रोडक्ट निकाली है, ये 100% इको फ्रेंडली है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। मतलब अगर आप फिश फार्मिंग कर रहे हो, लेकिन फिश फार्मिंग करते समय अगर आप बायोफिट एक्वा इस्तेमाल करते हो, तो आपका सस्टेनेबल फिश फार्मिंग हो जाएगा, आपका ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग हो जाएगा। मतलब आज के तारीख में हमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स हम ओवरकम करके, प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देके हम आगे निकल सकते हैं और अपना उत्पाद बढ़ा सकते हैं। मतलब आज के तारीख में प्रॉब्लम देखा जाए तो फिश का ग्रोथ पैटर्न ठीक से नहीं आता। मतलब एक डेट का स्टॉकिंग रहता है, लेकिन हार्वेस्टिंग के टाइम पे आपको एक जैसा ग्रोथ पैटर्न नहीं मिलता। उसके जो फिन्स है, गिल्स है, वो सड़े हुए या डिसीज, फंगस अटैक करने के बाद उसका जो ऊपर के जो स्केल्स है, ऊपर के जो बॉडी सरफेस है, वो खराब पैचेस वाला आपको दिखाई देता है। पानी का अंदर जो प्लैंकाथॉन है, वो प्लैंकाथॉन खराब होते जा रहा है। कमर्शियल साइकिल जो फिश का होता है, मतलब 3 महीने में जनरली आपका फिश एक आधा किलो का हो जाता है, मतलब 450 से लेके 500 ग्राम का। और 6 महीने का अगर बैच ले रहे हो तो 1 किलो तक
ये होता है, मतलब 1 किलो का 1 फिश होता है, मतलब ये डिपेंड्स ऑन वैरायटी ऑफ स्पेसीज, कौन सा ब्रीड आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो कमर्शियल साइकिल भी लेट हो जाता है, मतलब जहाँ पे 3 महीने में आपका हार्वेस्टिंग होना चाहिए, वो 3 महीने का साढ़े 3 या 4 महीने होता है। 6 महीने में हार्वेस्टिंग होना चाहिए, वो 7 महीने, साढ़े 7 महीने होता है। मतलब वहाँ पे भी दिन बढ़ जाते हैं, आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। पानी का क्वालिटी ये पूरा खराब हो जाता है। उसका एक बैड स्मेल आता है और फिश को नेचुरल टेस्ट भी नहीं आती। तो ये अलग-अलग जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स हम बायोफिट एक्वा के माध्यम से पूरे कर सकते हैं, क्योंकि बायोफिट एक्वा ये 4 प्रोडक्ट फिलॉसफी के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले फिश, श्रिम्प्स, प्राउंस जो कुछ हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, उसको एक क्वालिटी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। वो क्वालिटी न्यूट्रिशन जो है, वो हार्मफुल केमिकल, पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक और हार्मोन फ्री है। दूसरी बात, पानी जहाँ पे हम फिश फार्मिंग कर रहे हैं, वहाँ पे वाटर क्वालिटी है, वो वाटर क्वालिटी ऑप्टिमम मेंटेन करे, प्योरिटी आए और इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। इस इस फिलॉसफी के ऊपर हमने ये बायोफिट एक्वा के प्रोडक्ट बनाए हैं। अब वन बाय वन हम प्रोडक्ट देखते हैं, ये प्रोडक्ट क्या है। अभी बायोफिट एक्वा फीड ये क्या है। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे नेटसप के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनको बायोफिट का सीएफसीए प्रोडक्ट पता है, कैटल फीड कॉन्सेंट्रेट। मतलब हम दूध उत्पाद बढ़ाने के लिए, गाय भैंस का स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उनका ग्रोथ अच्छे होने के लिए जैसे कैटल फीड कॉन्सेंट्रेट देते हैं। या हम खुद नेचुरामोर खा रहे हैं, बच्चों को नेचुरामोर किड्स खिला रहे हैं, बराबर। मतलब हमारा पूरा बॉडी का नरिशमेंट अच्छा होना चाहिए, इसलिए हम नेचुरामोर खा रहे हैं। वैसे मछली जो है, फिश, स्प्राउट्स और श्रिम्प जो है, उनका ग्रोथ अच्छे से हो, उसके लिए हमने ये एक्वा फीड प्रोडक्ट ये डेवलप किया है। अभी एक्वा फीड में कंटेंट कौन कौन सा है, इसका बेसिक आइडियोलॉजी क्या है, इसमें अलग अलग प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, एमिनो एसिड्स है, अलग अलग फैटी एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स, डाइजेस्टिबल एंजाइम्स है, प्रोबायोटिक है। मतलब एक अनोखा संयोग के माध्यम से हमने ये बायोफिट एक्वा प्रोडक्ट बनाया है। अभी बायोफिट एक्वा ये प्रोडक्ट आपको 250 ग्राम ये छोटे टिन जैसे जार में आपको अवेलेबल है। एमआरपी उसका 400 रुपए है, बराबर। अभी बायोफिट एक्वा में क्या क्या है, मतलब इसमें पर 100 ग्राम में आपको प्रोटीन 20 ग्राम्स मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरीज फॉर फ्रॉम फैट्स, टोटल फैट है, एनर्जी है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन है, जिंक है। उसके साथ साथ एमिनो एसिड्स है, अलग अलग विटामिन जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, प्रोबायोटिक है, प्रोबायोटिक जैसे कि बैसिलस कोएगुलेंस, लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरियल कल्चर है, एंजाइम्स मतलब सेल्यूलेज है, अमाइलेज है, प्रोटीलेज है, और मॉस ओलिगोसैकेराइड। मतलब एक बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे बनाया। मतलब आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स मिल रहे हैं, आपको हर एक मिनरल्स मिल रहे हैं, विटामिन मिल रहे हैं, लिपिड्स, एमिनो एसिड्स मिल रहे हैं, और प्रोबायोटिक और अलग अलग एंजाइम्स मिल रहे हैं। मतलब एक ही प्रोडक्ट में आपको इतनी सारी चीजें मिल रही है। मतलब अगर हम ये प्रोडक्ट फिश फार्मिंग के लिए हम अगर इस्तेमाल करेंगे, तो अपना डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाला है, यील्ड बढ़ने वाला है, उत्पाद बढ़ने वाला है। अभी इसका इस्तेमाल कैसे करें, मतलब आप आपके फिश पॉन्ड में जो कुछ फिश फीड डाल रहे हो, मतलब समझो कि आज पहला दिन है, दूसरा दिन है, चौथा दिन है, या आज पहला हफ्ता है, आपका जो मछली का एवरेज वेट है और आपका फीड परसेंटेज कितना आ रहा है, उसके हिसाब से कितना फीड आप डालने वाले हो। मतलब समझो कि आज आप एक 5 किलो फीड आप डालने वाले हो, तो 5 किलो में आपको कितना डालना है एक्वा फीड, 50 ग्राम, मतलब 10 ग्राम पर 1 kg ऑफ फिश फीड। इस प्रमाण में आपको ये बायोफिट एक्वा फीड इस्तेमाल करना है। मतलब समझो मछली थोड़ी बड़ी होने के बाद समझो कि आपके फिश पॉन्ड में 20 किलो का एक्वा फीड ले रहा है, 20 किलो का फीड आप डाल रहे हो, तो 20 किलो अगर फीड डाल रहे हो तो अपना एक्वा फीड कितना आएगा, 10 ग्राम पर 1 kg, मतलब 20 किलो का कितना हो जाएगा, 200 ग्राम हो जाएगा। 200 ग्राम आपको 20 kg में मिक्स करना है, और वो एक्वाफीड आप पॉन्ड में आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, फेंक सकते हो, बराबर। इस तरीके से ये एक्वाफीड प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। अभी एक्वाफीड का इस्तेमाल करने के बाद हमें फायदा क्या मिलेगा। सबसे पहला फायदा ये मिलेगा कि आपकी जो मछली है, श्रिम्प है, स्प्राउंस है, उसका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ अच्छे से होगा। मतलब जो बोलते हैं कि ऑप्टिमम ग्रोथ होना चाहिए, और फिश का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। उसका अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ही
उसका स्टॉकिंग टू हार्वेस्टिंग रेशियो बढ़ने वाला है, आपका यील्ड बढ़ने वाला है। साथ ही साथ उसका ओवरऑल जो एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन जो बोलते हैं, मतलब मछली के अंदर भी एक छोटी हड्डी रहती है और उसके हड्डी के आजू-बाजू में अलग-अलग मसल्स और टिश्यू रहते हैं। तो पूरा अंदर से और बाहर से उसका जो डेवलपमेंट है, बॉडी डेवलपमेंट, ये एक अच्छे रेशियो में होना चाहिए। तो आपको ये बायोफिट एक्वाफिट के माध्यम से उसका ग्रोथ पैटर्न अच्छा आएगा। उसी के साथ-साथ मोर्टेलिटी रेट जो रहता है, मतलब हैचिंग होने के बाद जो लार्वा रहती है, फिंगरलिंग रहता है और उसका आने वाले स्टेज में वो एडल्ट फिश बन बन जाता है। तो मोर्टेलिटी रेट कम होगा, तो ही आपका एग से लेके एडल्ट फिश तक ये कन्वर्जन ज़्यादा होगा और आपका उत्पाद यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये एक्वा फीड अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो आपका डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाला है। उसके साथ-साथ आपका फिश का वज़न अच्छा आएगा, फिश का क्वालिटी अच्छा आएगा, उसका टेस्ट अच्छा आएगा। और ये अलग-अलग जो इसके अंदर जो इंग्रीडिएंट है, इंग्रीडिएंट की वज़ह से फिश का रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ेगा। वो छोटे-मोटे बीमारी का आराम से वो सामना कर सकता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो बायोफिट एक्वा क्लियर है। अभी बायोफिट एक्वा क्लियर क्यों? तो जहाँ पे हम फिश फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब स्टैग्नेंट वाटर है, पॉन्ड का पानी एक ही जगह पे तमा हुआ रहता है, वो पानी का क्वालिटी सुधारने के लिए हमने एक्वा क्लियर ये प्रोडक्ट लाया है, बराबर। अभी पानी का क्वालिटी कैसे कैसे हम नापते हैं, इसका मैंने अलग अलग पैरामीटर आपको मैंने बोला है, मतलब पानी का अल्कलिनिटी कितना है, पीएच कितना है, हार्डनेस कितना है, बराबर। तो ये बायोफिट एक्वा क्लियर ये प्रोडक्ट क्या करेगा, पानी की जो प्रॉपर्टीज है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये पैरामीटर्स सुधारने का काम करेगा। जैसे ये पैरामीटर सुधारेंगे, आपका फिश रहे, श्रिम्प रहे, स्प्राउन्स रहे, उसका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है, उसका मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है, उसका जिंदा रहने का चांसेस और डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब आपको इनडायरेक्टली यहाँ पे उत्पाद बढ़ाने के लिए मदद होगा। अल्कलिनिटी जो है, वो अल्कलिनिटी स्टेबलाइज करने का काम करेगा। पानी का जो पीएच है, वो पानी का पीएच ये न्यूट्रल, मतलब 7.5 से लेके 8.5 के दरमियान लाने का यहाँ पे मदद होगा। उसके साथ-साथ पानी के अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेवल जो बोलते हैं, मतलब 1 लीटर पानी में कितना मिलीग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए, तो पानी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ाने का काम करेगा। पानी के अंदर जो टॉक्सिक गैसेज़ रहते हैं, जैसे कि नाइट्रेट रहे, अमोनिया रहे, मतलब फिश एक्सक्रीटा, फिश की विष्ठा के माध्यम से ये अलग-अलग टॉक्सिक गैसेज़ जो तैयार होते हैं, वो गैसेज़ रिलीज़ करने का, रिमूव करने का काम भी ये बायोफिट एक्वा क्लियर करने वाला है। पानी के अंदर जो हार्मफुल पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, जैसे कि फिन्स, गिल्स या माउथ डिसीज फैलाने वाले जो जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया है, पैथोजन है, उसको मारने का काम भी ये बायोफिट एक्वा क्लियर करेगा। अभी बायोफिट एक्वा क्लियर में कौन-कौन से इंग्रेडिएंट है? इसमें यूका एक्सट्रैक्ट है 20%, जियोलाइट है 30%, बाइकार्बोनेट है 30% और बाइंडर 20%। ऐसे ये प्लांट एक्सट्रैक्शन बेस वाले इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करके हमने ये बायोफिट एक्वा क्लियर तैयार किया है। तो बायोफिट एक्वा क्लियर अगर हम इस्तेमाल करेंगे, तो वाटर एनवायरनमेंट जो है, पॉन्ड के तालाब की पानी की जो गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता सुधारने में हमें 101% यहाँ पे मदद होने वाली है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें और कौन से पैकेजिंग में आता है? ये भी 250 ग्राम का टीन है और 600 रुपए इसका एमआरपी है। अभी इसका इस्तेमाल का डोसेस है 1 केजी एक्वा क्लियर 1 एकड़ एक्वाकल्चर पॉन्ड के लिए आप 15 दिन में एक बार आपको इस्तेमाल करना है, मतलब हर रोज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बराबर। अभी आपको, मतलब आपके सामने ये सवाल रहेगा कि 1 किलो, मतलब ये बहुत छोटा क्वांटिटी होता है, 1 एकड़ का तालाब मेरा इतना बड़ा है, ये मैं कैसे इस्तेमाल करूं, बराबर। तो आप इसका इस्तेमाल आप आपके पास फार्म एड मैन्यूर है, गोबर का खाद है या गोबर है, बराबर, या वर्मी कंपोस्ट है, उसमें मिक्स करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये जो है वो ये एक ग्रैन्यूल फॉर्म में ये आता है। तो आप उसका 1 किलो का एक 5 किलो क्वांटिटी बनाइए, 4 किलो कुछ ना कुछ तो ऑर्गेनिक मैटर मिक्स कीजिए, बराबर, और वो तालाब में आप फेंक सकते हो। तीसरा जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो है बायोफिट एक्वा कल्चर। अभी बायोफिट एक्वा कल्चर क्या है, मतलब इसके नाम में ही कल्चर है। तो वाटर इन्वायरमेंट जो है, पानी का जो अंदर का जो कल्चर है, वातावरण जो है, ये सुधारने का काम ये बायोफिट एक्वा कल्चर करने वाला है। बायोफिट एक्वा कल्चर में अलग अलग माइक्रोबियल, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक कंसोर्टियम है, मतलब इसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, अलग अलग प्रजातियों के एक से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये प्रोडक्ट हमने बनाया है। तो ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट
जो एक्सेस वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर जो है, मतलब हम जो ऑर्गेनिक मैटर डाल रहे हैं या इनऑर्गेनिक मटेरियल डाल रहे हैं या ज़्यादा फीड डाल रहे हैं, वो नीचे जाके सेडिमेंट होता है और नीचे ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे ऊपर वो बैठ जाता है। तो उसके जो स्लजेस तैयार होते हैं, उस स्लजेस की वजह से फिश को प्रॉब्लम आता है। तो ये डिग्रेड करने का ये काम करेगा, ये क्लीन करने का काम करेगा। अभी बायोफिट एक्वाकल्चर में कौन-कौन से बैक्टीरिया है? तो इसमें बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस कोएगुलेंस, बैसिलस लिचिनोफॉर्मिस, बैसिलस मेगाटोरियम, ये अलग अलग 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये प्रोडक्ट बना है। इसका काउंट फॉर्मेशन यूनिट अगर देखा जाए तो 1 ml में 10⁻9 है, मतलब इसका बहुत ही अच्छा काउंट फॉर्मेशन यूनिट है। ये कैसे इस्तेमाल कर किया जाए, तो ये लिक्विड फॉर्म में आता है। तो 1 लीटर एक्वा कल्चर 1 एकड़ पॉन्ड के लिए 10 से 15 दिन के इंटरवल में आपको दे देना है। मतलब ये 1 लीटर का है तो डायरेक्टली 1 लीटर का 5 लीटर, मतलब एक 5 लीटर पानी लेके आप 1 लीटर बायोफिट एक्वाकल्चर एक द्रावण सॉल्यूशन बनाओ और 1 एकड़ आपका ये पॉन्ड जो है इसमें छोड़ दो आप, बराबर। ये बैक्टीरिया पानी में जाने के बाद ये इनका काम शुरू करेंगे। इससे फायदा क्या मिलेगा? सबसे पहले ये जो बैक्टीरिया है, ये प्रजाति बहुत ही उच्च दर्जा की क्वालिटी वाली प्रजाति है। मतलब ये सॉल्ट रेजिस्टेंस है। सॉल्ट रेजिस्टेंस मतलब खारे पानी में भी ये अच्छे से डेवलप हो सकती है, रह सकती है। नॉन पैथोजेनिक है, मतलब ये मछली, स्प्राउंस और श्रिम्प को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और ये बेनिफिशियरी, मतलब ज्यादा से ज्यादा फायदा देने वाले बैक्टीरिया है। मतलब इससे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी तैयार होते हैं, उसके वजह से आपकी जो एक्वेटिक एनिमल मतलब फिश है, श्रिम्प है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। फीड कन्वर्जन रेशियो इसका बढ़ जाता है। तो ये रहा बायोफिट एक्वाकल्चर। बायोफिट एक्वाकल्चर की वजह से पानी का जो टर्बिडिटी है, वो टर्बिडिटी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। मतलब मैला हुआ पानी जो रहता है, दूषित पानी जो रहता है, वो सुधारने का काम भी यहाँ पे बायोफिट एक्वाकल्चर करेगा। पानी के अंदर जो अलगी है, मतलब प्लैंक्टन जो है, वनस्पति जो है, डेड वनस्पति निकालने का काम करेगा और नए वनस्पतियों को बढ़ावा देने का, डेवलप करने का ये काम करेगा। उसके साथ साथ जो मछली को एक बैड ऑर्डर आता है, मतलब एक बदबूदार स्मेल आती है। तो बायोफिट एक्वाकल्चर अगर आप आपके पॉन्ड में इस्तेमाल करोगे तो आपका मछली का बदबू नहीं आएगा। तो ये रहे बायोफिट एक्वाकल्चर के फायदे। बायोफिट एक्वाकल्चर ये 500 ml में आता है, 350 रुपए इसका एमआरपी है। मतलब बायोफिट के जितने भी प्रोडक्ट है, ये 100% कॉस्ट इफेक्टिव है। मार्केट में एक्वाकल्चर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल रहेंगे, लेकिन ऐसे वैशिष्टपूर्ण प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ नेटसप ने आपको दिए हैं। मतलब बायोफिट इस ब्रांड का, इस प्रोडक्ट का, एक्वा एक्वा क्लियर रहे, एक्वाफिट रहे या एक्वाकल्चर रहे, इसका कंपैरिजन मार्केट में अवेलेबल जो प्रोडक्ट है उसके साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंपटीशन से भी बहुत अच्छे कंसेप्ट के ऊपर हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। बायोफिट एक्वाकल्चर का, बायोफिट एक्वा का कॉस्टिंग जो है वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हमने बनाया है। इसका जो फीड कन्वर्जन रेशियो जो है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब आप जो खाद डालने वाले हो, उस खाद का ज्यादा से ज्यादा आउटपुट में रूपांतर आप बायोफिट एक्वा के माध्यम से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट है। मतलब जनरली 1 एकड़ अगर पॉन्ड है तो 1 एकड़ के लिए कितना खर्चा हो सकता है, तो डिस्काउंट विस्काउंट सब पकड़ के 15,000 17,000 के दरमियान 1 एकड़ के लिए पूरे साइकिल में, 3 महीने के साइकिल में इतना खर्चा हो सकता है। तो आपको यहाँ पे मैं खर्चा नहीं बोलूंगा, ये एक इन्वेस्टमेंट है। मतलब 17-18 हजार का इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो आराम से ये 100% वहां से रिकवर होने वाला है। अब ये बायोफिट एक्वा के जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमने कोकण कृषि विद्यापीठ दापोली महाराष्ट्र, वहाँ पे एक फिशरी इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा और रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ट्रायल्स के लिए दिए हैं। उसके साथ साथ चेन्नई में एक कोस्टल अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हमने ट्रायल के लिए दिए है। तो आने वाले कुछ महीनों में वहाँ से हमें उसका बायोफिट एक्वा का रिपोर्ट भी बहुत जल्दी मिलेगा। तो ये रहे ओवरऑल बायोफिट एक्वा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के फायदे क्या है, कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके बारे में जानकारी। तो आपके कुछ सवाल रहेंगे तो आपके सवाल अभी चैट बॉक्स में डालिए, या आपके जो मैनेजर है तो मैनेजर को डायरेक्टली भेज दीजिए। उसका एफएक्यू उसका वापस से सेशन में डिजाइन करके वापस से मिलता है। ठीक है, वंशी सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अमित सर। बहुत अच्छी तरीके से आपने जो नया
बायो एक्वा प्रोडक्ट है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से हमें ट्रेनिंग दिया है। तो हैदराबाद बाकी महाराष्ट्र और नॉर्थ रीजन से मिले। तो एक बार जोरदार ताले अपना अमित सर के लिए जो ने इतना अच्छी तरीके से हमने समझाया बहुत अच्छी की तरह से। मतलब फिश कल्चर क्या होता है शुरुआत से लेके सिर्फ